आइए एक इंटीग्रेशन देखता हूँ। इंटीग्रेशन दे रखा है 1 + sin x डिवाइडेड बाई 1 - sin x। ठीक है, आपने जैसे 1 - sin x नीचे डिनोमीटर में देखा, या 1 + sin x, 1 + cos x या 1 - cos x, ये चार तरीके के क्वेश्चन तैयार होते हैं। इन चारों क्वेश्चन में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट पार्ट है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1 + sin x डिवाइडेड बाई 1 - sin x, कंजुगेट पार्ट 1 - sin x का क्या हो जाएगा, 1 + sin x, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैथ को बैलेंस रखना होता है, इसलिए ऊपर नीचे बराबर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इनका क्या कर लेते हैं, आपस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको a + b का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, a² + b² + 2ab। नीचे a - b, a + b के हिसाब से ये 1 - का sin स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 - sin स्क्वायर x ये कितना होता है, cos स्क्वायर x, इतना हो जाएगा। इस cos स्क्वायर x अब क्या करेंगे, इन तीनों दो जगह प्लस लगे हुए, मतलब 3 टर्म्स में अलग अलग उसको डिवाइड कर दीजिएगा। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो ये tan स्क्वायर x हो जाएगा। और जो पीछे वाला है तो 2 तो आएगा ही, साइन अपॉन कॉस एक tan बन जाएगा और एक cos बचेगा, ऊपर जाके sec बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो इतना हमारे पास ओवरऑल हो गया। तो इसमें से मैं किस किस का इंटीग्रेशन जानता हूँ, पहले ये चीज़ देख लीजिए। आप sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जानते हैं, क्या होता है, tan x होता है। ठीक है, tan स्क्वायर x का आप डायरेक्ट नहीं जानते हैं, और tan x sec x का इंटीग्रेशन जानते हैं, sec x होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x -1 कर लिया जाए तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो sec स्क्वायर x -1 इसको यदि लिख लेते हैं तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 2 sec स्क्वायर x -1, और इधर क्या बचा हमारे पास 2 tan x एंड sec x एंड dx। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन आपको आराम से आ जाएगा। 2 ऑफ ये हो जाएगा tan x, 1 का होता है x और 2 तो आएगा ही, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sec x। ठीक है, इंटीग्रेशन आप ये डेफिनेट तो नहीं है, इंडेफिनेट तो है नहीं। यदि जब डेफिनेट होता है, इंडेफिनेट जब होता है तो उस केस में क्या कर लेते हैं, सी लगा देते हैं। ठीक है, जब और डेफिनेट वाले केस में यहाँ पे कांस्टेंट टर्म खत्म हो जाता है, तो ये सी ऑप्शन, वो जो सी लिखा हुआ है, तो ये सी पेपर में भी लिखा होना चाहिए, लेकिन पेपर में कई बार क्या करते हैं, सी ऑप्शन जो सी लिखा हुआ है वो नहीं लिखते हैं। ठीक है, यदि नहीं लिखें तो आप इग्नोर मार सकते हो, तो मैन आपका ये ज़रूर मैच करना चाहिए। तो आपका ये किस ऑप्शन से, चलो ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल सॉल्व करना सीखना है। तो इसका कौन कौन से टाइप है, यदि डिनोमिनेटर में आपका क्या लिखा हो, 1 - का sin x लिखा हो या 1 + sin x लिखा हो। दूसरा क्या है, 1 ± cos x। तो ये चार टाइप के यदि क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दें तो आपको आपको क्या करना होगा, यही प्रोसेस हमेशा करनी होगी, और ये इंपॉर्टेंट है पेपर। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निमसेट, BHU, JNU, PGT, TGT, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जो इस तरह के क्वेश्चन उसमें ना आते हैं, और ये कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब x की पावर 1, इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन आपको दे रखा है x² - λ/x, टोटल पावर है इसकी 5 = 270। ठीक है, मतलब कहने का मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 270 हो रहा है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। पूछ रहे हैं कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं x² - λ/x पावर 5। ठीक, तो देखो सबसे पहले जो मैं लिख रहा हूँ उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पहले तो फैक्टोरियल 5 ये तो लिख ही लो। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई, एक्चुअली 2 हैं, 1 2 टर्म्स हैं, दोनों के लिए अलग अलग ब्रैकेट बना लिया। पहला वाला कॉपी कर लो, दूसरा वाला कॉपी कर लो, जैसा साइन हो साइन के साथ। ठीक है, अब क्या करना है कि मुझे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1, तो यहाँ पे x की पावर 1 मतलब कि x की पावर 1 मुझे कैसे बना सकता हूँ, पहले ये चीज़ देखिएगा। और जो पावर देखो, कुछ यहाँ पे लिखना है, कुछ यहाँ पे लिखना है, तो और उन दोनों का सम टोटल होना चाहिए 5। तो यदि मैं सपोज यहाँ पे 2 कर देता हूँ, 2 कर दिया तो टोटल हो जाएगा ये 4, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3, तो ये 3 यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा 3, तो x की पावर 4/x की पावर 3, टोटल x की पावर 1 बन जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और काम हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि मैं 2 कर दूँ और यहाँ पर मैं 3 कर दूँ, 2 और 3 टोटल सम कितना हो गया, 5 हो जाता है। तो ये 2 और 3 बस इसी का फैक्टोरियल मुझे यहाँ पर और लिख लेना है। लिख लिया, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करूँगा तो फैक्टोरियल 5 ये हो जाता है हमारा 120, दिस 2 फैक्टोरियल 3 हमारा 6 होता है,
और ये हो गया x की पावर 4 इंटू माइनस लेमडा की पावर 3 और नीचे भी लिख लेता हूँ x की पावर 3। इसको यदि सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे यदि सॉल्व करोगे तो ये माइनस लेमडा क्यूब और ये हो जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो x हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है 270, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना आ रहा है -10 लेमडा क्यूब। तो -10 लेमडा क्यूब ये कितने के बराबर आपको करना होगा 270 के इक्वल। तो लेमडा क्यूब की जो वैल्यू है 0 से 0 कट गया तो माइनस का 27, तो लेमडा आपको साफ साफ दिख रहा होगा कितना आ जाएगा -3। ठीक है, तो -3 हमारा किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। ठीक है, तो ये जो मैं किया हुआ है ऐसा जल्दी कोई टीचर्स पढ़ाता नहीं है, तो ये थोड़ा सा मुझे अपनी खुद की बनाई हुई ट्रिक्स है, हल्का फुल्का कहीं किताब से भी हिंट ली हुई है। तो इसमें कैसे वर्क करना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए ये जो 5 लिखा हुआ है इसको मैं पहले कॉपी कर लिया, उसके बाद यहाँ नीचे यहाँ पे टोटल 2 टर्म्स थे इसलिए 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई होना है, वो क्या होना है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। और ये दोनों टर्म्स को हम पहले अलग अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, और आपको कितनी पावर रेडी करनी है, तो पावर कितनी तैयार करनी है x की पावर 1, तो x की पावर 1, तो ऐसे में क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे कि x की पावर 1 यहाँ पे बन जाए और दोनों जो पावर है उनका सम भी कितना आना चाहिए 5 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यदि आपने दिमाग लगा लिया तो आपका काम चल गया यहाँ से, तो आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये मैं पुट कर लिया, आगे सॉल्व किया, सॉल्व के बाद इसकी सारी जो क्वेश्चन में कंडीशंस दे रखी थी उनको अप्लाई किया और लास्ट में आंसर आपका फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आगे 1-2 क्वेश्चन और अभी एक्सपेंशन के करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक आपको बाइनोमियल टर्म्स दिया हुआ है 2x² अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 2x² और पावर है टोटल 10, देन द मिडिल टर्म इज। ठीक है, तो अब मिडिल टर्म मतलब कि टर्म्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे होंगे, उनके बीच में कुछ, जैसे कि यहाँ पे टोटल वैल्यू है इनकी कितनी दे रखी है 10, तो टोटल 10 दे रखी है और r की वैल्यू आपकी कहाँ से शुरू हो जाती है 0 से शुरू हो जाती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल जो टर्म्स बनते हैं वो इसमें बनेंगे 11। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें जो टोटल टर्म्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं 11 बन रहे हैं हमारे। तो यदि 11 बन रहे हैं तो जस्ट मिडिल में कौन आएगा। ठीक है, तो मिडिल में देखा जाए साफ साफ दिख रहा होगा कि जो 6th नंबर का टर्म होगा वो बिल्कुल मिडिल में आएगा, आपके जो 6th नंबर का टर्म होगा वो एकदम मिडिल में आएगा। ठीक है, तो T6 आपको फाइंड आउट करना है, तो T6 को आप T5+1 लिखिएगा। क्यों, क्योंकि मुझे TR+1 का फॉर्मूला पता होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पे आपको कंपेयर करने पे पता चल रहा होगा कि R की वैल्यू आपको क्या यूज करनी होगी 5। ठीक है, क्योंकि R=0 आपका पहला टर्म होता है, R=1 आपका दूसरा टर्म होता है, तो R= जब 5 यूज करेंगे तो आपको 6वां टर्म मिलेगा जो कि आपका मिडिल का टर्म होगा। ठीक है, तो इसको वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करूँगा, तो ऊपर टोटल आपकी पावर कितनी है 10, तो 10 का मैंने लगा लिया फैक्टोरियल। ठीक है, और 2 टर्म्स में काम चल रहा है तो पहले आपको 2 ब्रैकेट लगा लीजिए, तो पहले ब्रैकेट में लिख लीजिए पहला वाला 2x² अपॉन 3, दूसरे में लिख लीजिए -3 अपॉन 2x²। ठीक है, r की वैल्यू आपको 5 यूज करनी है, तो r की वैल्यू 5 जो होती है वो पीछे यूज की जाती है, तो यहाँ पे लिख लिया आपने 5, तो और टोटल कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, तो यहाँ पे बचा कितना 5, क्योंकि आप वैसे ही समझ सकते हैं n-r फार्मूला होता है, तो n-r से निकालोगे तब भी 5 आएगा, और दूसरा क्या होता है इन दोनों का सम भी 10 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों की पावर को यहाँ पे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5। ठीक है, किताबों में और भी कुछ दे रखा होगा, आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं, ये हमारी खुद की एक ट्रिक है, ये काफ़ी इजी रहती है सॉल्व करने में, पेपर में काफ़ी आसान रहेगा आपको इसे सॉल्व करने के लिए। अब ये चीज़ें पुट कर ली तो आपको दिख रहा होगा x² और पावर 5 अगर x की पावर 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी x की पावर 10 हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके बचेगा कि ये 2 की पावर 5, तो यहाँ पे भी 2 की पावर 5 और यहाँ पर 3 की पावर 5, तो ये 3 की पावर 5। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ से जो मुझे मिला वो केवल माइनस का साइन मिला। ठीक है, तो कुल मिलाकर हो गया -10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको यदि एक्सपेंड कर लो तो माइनस का साइन तो रहेगा, तो ये तो पता हो गया ए और बी में से ही आंसर आना है। तो आगे के देख लेते हैं, तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 आपका बचा क्या फैक्टोरियल 5। एक फैक्टोरियल 5 को ऐसे लिखता हूँ कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा और पीछे वाला एक्सपेंड कर दे रहा हूँ 5 4 3 2 × 1। अब 5 2 जा 10 होता है और 3 3 जा 9 होता है और 4 2 जा 8 होता है। ठीक है, तो इसको यदि आप मल्टीप्लाई ओवरऑल कर लेंगे तो आपको 7 × 42 42 तियाँ
26, 126 दूना 52 माइनस 252 आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ से ये कैसे लिखना है, कैसे टर्म्स निकालना है, एक बार फिर से देख लीजिए। आपकी पावर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो टोटल टर्म्स आपके 11 बनेंगे। 11 यदि बनेंगे तो आप आराम से लिख लीजिए, आप बीच का टर्म फाइंड आउट कर लीजिए, आपको क्लियर होगा कि 6 नंबर का टर्म होगा। नहीं तो कुछ आपके फॉर्मूले भी होते हैं, तो कि आपकी टोटल टर्म्स आपके यदि 11 बन रहे हैं तो आपको जो मिडिल टर्म होगा वो n+1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 6 निकल का है, तो जो 6 टर्म होगा वो आपका मिडिल होता है। ठीक है, किताबों में कई तरीके से लिखा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, अपने आप समझ जाते हैं। तो आपका यदि T6 आपको फाइंड आउट करना है तो T6 के लिए आपको T5+1 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, R की वैल्यू आपको 5 यूज करनी होगी। ठीक है, तो R की वैल्यू 5 पीछे वाले टर्म्स यूज करते हैं, और जो यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी होती है तो वहाँ पे 10 है, तो n-r जो है वो यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, और जो वैल्यू यहाँ पर यूज करते हैं उन्हीं के फैक्टोरियल यहाँ पर यूज कर लेते हैं। अदरवाइज क्या करेंगे, आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आपका 10C5 हो जाएगा, 10C5 का फॉर्मूला ही साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो दूसरा तरीका हमारे पास ये है। अब इसको मैंने सॉल्व कर लिया है, काट पीट का आंसर आपका 200। इस क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² + 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164, देन द वैल्यू ऑफ m इज। ठीक, तो देखो आपको क्या रखा है कि n टर्म्स मतलब Sn की जो वैल्यू है वो 3n² + 5n इस टाइप से आपको दे रखा है। तो आपको Sn दे रखा है, यदि मुझे आपको सीरीज यदि बना लूँ तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम फिर होगी नहीं, कुछ भी आपसे पूछा जाए। तो मैं क्या करता हूँ, n की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो S1 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 1 + 5 × 1, ये स्क्वायर करना चाहो कर लीजिए, तो टोटल हो गया 8। S1 अच्छा Sn होता क्या है, Sn होता है 1 से लेकर n तक जितने भी टर्म्स हैं उनका सम होता है। तो S1 क्या हो गया, 1 से लेकर 1 तक का सम, तो मतलब कि केवल ये पहले टर्म तो होगा, तो ये हमारा T1 की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ S2, मतलब n की वैल्यू यदि मैं 2 पुट कर दूँ तो 2 हो जाएगा दिस 5 × 2, तो ये 5 दूनी 10 22। ये जो वैल्यू निकल के आई है वो T1 और T2 के सम की वैल्यू निकल के आई है। तो यहाँ से मुझे एक थोड़ा सा कैलकुलेशन यदि मैं कर लूँ तो इसमें से यदि ये घटा दूँ तो मुझे T2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो 22 में से 8 गया, कितना बचा हमारे पास 14। T1 पता है, T2 पता है, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है मतलब T2 - T1 होता है, तो वही हमारा D कहलाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, टोटल 6 हो गया। ठीक है, आपको पता है 8 है, 8 के बाद आपका 14 है, 14 के बाद आपके पास क्या आएगा, 20 आएगा, 20 के बाद 26 आएगा। तो ऐसी डॉट 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 सीरीज चलती रहेगी। अब इन्होंने बोला है कि बीच में कहीं पे 164 टर्म्स आ रहा है और वो mth नंबर की पोजीशन है, तो वो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये Tn वाला फार्मूला लगा लेते हैं। तो जो 164 है वो a + m - 1 × d। ठीक है, यहाँ पे m यूज करना ना कि n यूज करना है, क्योंकि mth नंबर पोजीशन बोला गया आपसे। और a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 8 है, m आपको फाइंड आउट करना है, d आपका 6 चल रहा है, तो दिस, अब इसमें से इसको घटा लीजिए, 156 आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड कर लीजिए, 156 को से डिवाइड करेंगे तो ये 6 दूनी 12 और 6 रंग 36, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, m - 1 की। तो m की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 26 + 1 = 27। 27 आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व किया, जब भी आपको Sn दिया जाए तो Sn में सबसे पहले 1 2 3 वगैरह आप पुट करके सबसे पहले सीरीज फाइंड आउट कर लीजिए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वगैरह फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद आगे कंटिन्यू, जब D पता चल जाएगा तो आप कितनी बड़ी सीरीज तैयार कर सकते हैं। फिर उस पर जो भी क्वेश्चन किया जाएगा फिर आप आसानी से उसको सॉल्व कर। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, बायनोमियल का क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछा गया है 10th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। टोटल टर्म्स कितने बनेंगे, पावर 12 है तो टोटल टर्म्स बनेंगे हमारे 13। अब 10th टर्म पूछा गया है तो लिख लेते हैं T10 तो r + 1 की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 9 + 1, मतलब कि r की वैल्यू आपको क्या यूज करनी है, 9। तो लिख लेते हैं। तो पावर आपकी टोटल 12 दे रखी है, फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई पहला टर्म दूसरा टर्म। पहला टर्म आपके पास है 2x², दूसरा टर्म है -1/x। अब ये फैक्टोरियल जो 9, r की वैल्यू 9 वो हमेशा पीछे यूज की जाती है, और कितना बचा 12 के लिए, 3 कम पड़ रहा है तो 3 यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9, ये हमारा T10 निकलेगा। अब इसको मुझे केवल कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 12 है फैक्टोरियल 9, तो ये कैंसिल हो सकते हैं कब, जब आपके केवल 3 टर्म्स निकाल लिए जाएँ और यहाँ पे फैक्टोरियल 9 छोड़ देंगे। ये फैक्टोरियल 9 ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6 होता है, और 6 × 2 = 12।
ये हो गया हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 और x की पावर 6, ये हो जाएगा -1/x की पावर 9। यहाँ से माइनस तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि माइनस तो निकल के आएगा ही। माइनस जैसे ही निकला तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका ए और डी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ए और सी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो ए और सी ऑप्शन मेरे 2 गलत हो गए क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव वजह से आपके पास केवल बी ऑप्शन बचा है और डी ऑप्शन बचा हुआ है। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 × 11 × 10 × 8, तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे से कोई नंबर तो अब बचा नहीं हमारे पास, तो हमारे पास 0 जरूर आना चाहिए आंसर में। तो 0 जरूर आना चाहिए, वो हमारे पास ऑप्शन केवल कि हमारे पास कौन कौन से हैं, डी और बी बचे थे, तो डी में तो 0 आ नहीं रहा है, तो डी भी खत्म हो गया, आंसर बचा हमारे पास बी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन में ये सब चीज़ें हमको बचानी पड़ती हैं, जिससे कि हमारा समय बच जाता है और वो जो समय बचता है दूसरे क्वेश्चन में यूज हो जाता है। 2 क्वेश्चन और देखते हैं साथ में। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। एक लाइन ये दे रखी है, एक लाइन नीचे दे रखी है, ठीक। तो जब भी डिस्टेंस बिटवीन द लाइन पूछा जाता है तो क्लियर है कि वो पैरेलल लाइन्स ही होंगी। तो पैरेलल लाइन से तो पहले मैंने देख लिया, ये ऊपर में यदि मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे वाला 15x एंड 9y आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये सेम नहीं होने चाहिए मल्टीप्लाई होने के बाद। यदि दोनों सेम हो गए तो दोनों की डिस्टेंस जो होगी वो 0 हो जाएगी, बिकॉज दोनों लाइन सेम हो जाएंगे और वो कॉन्साइड कर जाएगा। कॉन्साइड यदि कर गए तो दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस 0 हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ वो पैरेलल ही होनी चाहिए, आपकी इस तरह से लाइन नहीं होनी चाहिए, इनके बीच की आप डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ तो 0 हो रही है, यहाँ तो अलग हो रही है, ऐसे आगे बढ़ जाऊँ तो यहाँ तो और अलग हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा ही डिस्टेंस बिटवीन द जब बात करते हैं तो पैरेलल लाइन में ही बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट की जो कोफिशिएंट है वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, गड़बड़ है। तो क्या कर लेते हैं, ऊपर वाले में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये वाली भी लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास 15x 9y -21 = 0। अब एक लाइन ये है आपके पास, दूसरी लाइन ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो d होता है वो d C1 - C2, मतलब कि इनके जो कांस्टेंट पार्ट है उनका डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब होता है कि जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाइए। इसलिए हम कोई भी डिफरेंस का मतलब या तो छोटे में से बड़ा बड़े में से छोटा घटा लीजिए या उनकी मॉड वैल्यू ले लीजिए घटाने के बाद। तो फाइनली पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। और नीचे डिवाइडेड बाई √a² + b² होता है, तो a² b² क्या हो जाएगा, जो x का कोफिशिएंट a हो जाएगा, y का कोफिशिएंट b हो जाता है, ठीक है। तो दोनों में पहली बात तो सेम होनी चाहिए, नहीं तो आप कन्फ्यूज रहेंगे कि किसका क्या यूज करना है। तो -7 और -21 इन दोनों का डिफरेंस कितना है, टोटल 13 आ रहा है, 13 नहीं 14 आ रहा है, ठीक है। 14 डिवाइडेड बाई √15² 225 होता है और 9² 81 होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइन इनवर्स 2x/1 + x² = y। तो dy/dx आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आप यदि dy/dx के यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमेशा किसी ने ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड यदि क्वेश्चन है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री फुल्ली यूज हो रही होगी, उसके फॉर्मूले यूज हो रहे होंगे। तो उसमें क्या करेंगे कि साइन इनवर्स 2x, तो जैसे आपने देखा 2x/1 + x², तो आपको फार्मूला याद आ गया होगा कि ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो अब dy/dx करना आसान हो गया। 2 और tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 1/1 + x² होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल था लेकिन इंपॉर्टेंट था। तो एक तो ये आपका फार्मूला हो गया, दूसरा आपका एक कॉस इनवर्स में होता है, उसको भी याद रखिएगा। 1 - x² / 1 + x², ये किसके बराबर होता है, 2 of tan इनवर्स x के इक्वल होता है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं जब भी आप पढ़िए तो उनको भी एक साथ पढ़ते रहिए। तो एक साथ पढ़ने से आप दूसरे को कंपेयर करते रहेंगे, प्लस उनका यूटिलाइजेशन आप सही से कर पाएंगे। यदि आपको फार्मूले सही से याद नहीं है तो उनको यूटिलाइज भी नहीं कर पाएंगे। और पेपर के टाइम क्या रहता है कि आप जल्दी माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए। यदि आप फार्मूले ही स्ट्राइक नहीं करेंगे तो आपको समय लगेगा और आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम